जय हिंद। आपका स्वागत है एकलव्य मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सोनल सुबह में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। यहाँ पे देखिए, सडनली कुछ दिन पहले ये जो एक यूट्यूब फैमिली है 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया है। अब ये फैमिली जो है 1000 की हो गई है। तो इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसी खुशी में हम क्या सोचे हैं कि भारतीय भवन का जो क्लास 10th का मैथ है पूरा हम यहाँ पे पढ़ाएंगे शुरू से। तो शुरू पहला जो चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या की। तो इससे पहले कुछ उसका बेसिक होता है उसको जान लेते हैं। क्या है कि कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, इसके लिए पहले हम उसका जो बेसिक है वो जान लेते हैं। ठीक है, आइए पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या की जो बेसिक चीज है वो सब जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे हम सम संख्या के बारे में। एक मिनट, यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या होता पहले क्या है। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या जो है ना, इसका जो डिफिनीशन है एकदम आसान है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, गिनती की संख्या आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में आप 1-2 में रहे होइएगा तो सर बोलते होंगे कि गिनती गिनाई तो क्या गिनाते होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 था। जो 1 2 पढ़े हुए हैं ना, इसी को हम बोलते हैं गिनती की संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या बोलते हैं। तो वही गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अभी जो सडनली एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का 2022 का, तो उसमें फर्स्ट सीटिंग में पूछे हुआ था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। फर्स्ट सीटिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि आप लोग जानते हुएगा कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 100 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 100 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 50 को सॉल्व करना होता है, 50 को करना होता है। उसी में पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। और 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं 100 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है, जिसमें से 50 का ही जवाब देना होता है। 50 नंबर ही पूछता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछता है। तो उसमें क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या में देखिए तो सबसे छोटा कौन संख्या है? एक है, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? एक होता है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है। अगर बेसिक चीज नहीं जानिएगा तो ये छूट जाएगा आपका। और इस सब मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत न पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर टिक करके निकल जाएगा। तो इससे ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए आप लोग को, जो बेसिक से पूछता है। बेसिक से लगभग 10-15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पहले हम पढ़ लिए प्राकृत संख्या, यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या आप लोग समझिए तो पढ़ चुके हैं। कैसे कि प्राकृत संख्या पढ़ लिए, तो प्राकृत संख्या में आप क्या पढ़ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से ना, अगर गिनती की संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। नाम में क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? अगर गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। आइए, गिनती की
संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, गिनती की संख्या में शून्य मतलब जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में यहाँ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें भी पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब इसमें देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होगा। नोट देख लीजिए यहाँ पे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0, इंग्लिश में बोलते हैं 0। होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी क्या बताया है? प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत। ठीक है, इसमें सबसे छोटे प्रकृत संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसी में हम बताए हैं प्रकृत पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला है सम संख्या। देखिए, अब सम संख्या के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत बच्चे जानते होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जान लीजिए सम संख्या पहले किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या मतलब वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप विभाजित हो जाए। मतलब 2 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल शून्य बचना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? शून्य। ठीक है, यह कि दशमलव में काट देना है। ठीक है, दशमलव में नहीं काटना है, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो। क्या हम बोले हैं? वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। देखिए परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। वैसे प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। अब जैसे में देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है, इतनी है। जो डिफिनीशन है, मतलब जो परिभाषा है उसी से यह क्लियर है। देखिए कैसे? वैसे प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप विभाजित हो, तो हम क्या करते हैं? प्रकृत संख्या लिख लेते हैं और उसमें देखेंगे कि 2 से कौन विभाजित है। अगर जो 2 से विभाजित होगा वही क्या होगा? सम संख्या होगा, और 2 से जो विभाजित नहीं होगा वो सम संख्या नहीं होगा। देखिए प्रकृत संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिख सकते हैं। और ठीक है, यह प्रकृत संख्या है। तो हमको कह रहा है कि सम संख्या में उसी संख्या को चूज करने के लिए मतलब उसी संख्या को लेंगे जो 2 से पूर्ण रूप विभाजित होगा। 1 विभाजित होगा? नहीं होगा, तो 1 आपका सम संख्या नहीं होगा। ई होगा, टी होगा, ई नहीं होने वाला तो नहीं होगा। 4 होगा तो होगा। 5 नहीं होने वाला है 2 से विभाजित, तो यह सम संख्या नहीं होगा। 6 विभाजित होने वाला है तो सम संख्या होगा। 7 विभाजित नहीं होने वाला है तो नहीं होगा। 8 विभाजित होने वाला है, 9 नहीं होने वाला है, 10 विभाजित होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। इसमें से जो विभाजित हुआ है वही आपका सम संख्या है। जो विभाजित नहीं हुआ है वह सम संख्या नहीं। तो जैसे में क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, उसके बाद 4 हुआ है, 6 हुआ है, 8 हुआ है, 10 हुआ है, 12 हुआ है, 14 हुआ है, इसी प्रकार से
अनंत तक चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें से भी मतलब इस साल तो नहीं पूछा है, लेकिन इससे पिछले साल क्वेश्चन पूछे हुआ था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या हम जान लेते हैं। यहाँ पे नोट में देख लीजिए, नोट में देखिए हम जितना नोट लिखाते हैं ना, ये मतलब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो नोट को ऐसे ही ना समझिएगा, नोट ना आपको ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सहायता करेगा। नोट वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसके लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर में टिक आउट करके चले जाइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका समय बहुत बचेगा। तो मैथ में क्या होता है, सब बच्चा बोलता है कि सर क्वेश्चन तो बना सकते थे लेकिन समय ही नहीं बचा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विदाउट सॉल्यूशन वाला, मतलब जो बिना सॉल्यूशन के बन जाने वाला, मतलब तो पढ़े और बन जाएगा, वो ऐसा क्वेश्चन के साथ जाइएगा तो आपका समय बहुत बच जाएगा। ना तो बहुत जो जिसका प्रोसेस लंबा होता है उसको ऑब्जेक्टिव आप सोल्व करे जा रहे हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं जान रहे तो इसी में क्या होता है, समय अधिक लगेगा और आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब की बार, और इससे कई पिछले साल पूछा गया था कि सम संख्या का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा। तो देखिए, सम संख्या का व्यापक रूप जो है वो होता है 2m+1 होता है। क्या होता है, सॉरी एक गलत लिखा गया। सम संख्या में होता है 2m होता है। क्या होता है, 2m। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यम के जगह पर ABCD में से कुछ भी लिखा हो सकता है। 2a भी लिख देगा, 2q भी लिख देगा, 2VZXY कुछ भी मान सकता है, लेकिन लिख देगा जहां यह जो है m बराबर हो जाएगा, आपको प्रकृत संख्या लिख देगा। क्या लिख देगा, प्रकृत संख्या होगा। ठीक है। यम का वैल्यू आप कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। अगर हम कैसे यहाँ पे समझ गए कि 2m इसका व्यापक रूप होगा, तो क्या होगा, सम संख्या में अभी भी हम क्या पढ़े हैं, सम संख्या में पढ़े हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए। तो देखिए मतलब यम जहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या आती है, यानी यम का वैल्यू जो है प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 सब ले सकते हैं। तो देखिए m की जगह पर इसमें से कोई संख्या रखेंगे तो सम संख्या आना चाहिए। अगर सम संख्या आ रहा है तो इसका व्यापक रूप सही है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत है। देखिए जैसे में 2m है, m की जगह पर हम अगर 1 लेते हैं तो 2 में से गुना करेंगे 2, समथिंग क्या है 2m, m की जगह पर हम 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 कितना हो गया 4। इसी प्रकार से 2m है, 2 में अगर हम m की जगह पर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। 2m है, 2 की जगह पर हम 4 लेते हैं तो 4 दूना 8। देखिए जितना आया है क्या आएगा, सम संख्या, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या छोटी से लेके सबसे बड़ी संख्या तक ले आप रख लीजिए। ठीक है, फिर भी यह व्यापक रूप आपको सम संख्या ही देगा। व्यापक रूप का मतलब वही होता है जो जिसका व्यापक है, मतलब उसमें जिसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, हमको वही संख्या देगा। ठीक है। यह हो गया, ये दोनों जो नोट बताए हैं यह ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आइए अगला समझ लेते हैं। अगला है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या क्या था, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कटेगा तो सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या। चलिए क्या हो जाएगा, परिभाषा बताइए। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गया कि विषम संख्या किसे कहते हैं परिभाषा से, कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में इसका बहुत आसान है।
परिभाषा जो कर रहा है उसको फॉलो कीजिए, आपका उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाइएगा। तो परिभाषा में क्या कहता है कि वो ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप जहां तक हो सके लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें से वही संख्या चूज करना है जो संख्या न 2 से नहीं कटेगा। एक कटेगा नहीं कटेगा तो यह लेंगे, जो नहीं कटेगा उसी को लेना है। ये कट जाएगा नहीं लेंगे, ये भी नहीं कटेगा तो लेंगे, जो कट जाएगा तो नहीं लेंगे। इसमें उल्टा लेना है, जो न कटेगा उसी को लेना है, ठीक है। तो यह भी नहीं कटने, सॉरी ये नहीं कटेगा तो मतलब ये लेंगे, ये कट जाएगा तो नहीं लेंगे, नहीं कटेगा तो लेंगे, कट जाएगा तो नहीं लेंगे, नहीं कटेगा तो लेंगे, ठीक है। इसमें से जो सही किए हैं वही आपका क्या हो गया विषम संख्या, जो 2 से आपको नहीं कट रहा है। क्या हो जाएगा 1 3, उसके बाद है 5 7 9 11 13 15 17, अब यहाँ तक हो सके लिख सकते हैं, ठीक है, अनंत तक जाएगा। अब इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो बच्चा के दिमाग में जब ये 2 से जो नहीं कटे तो एक दिमाग में एवे नहीं करता है, वह डायरेक्ट क्या बोलता है 3 होगा। क्या है कि 2 तो 2 से नहीं कटेगा का मतलब 3 नहीं, 2 तो 2 से कट जाता है तो मतलब ये विषम संख्या नहीं हुआ, 3 नहीं कटेगा इसका मतलब बोल देता बच्चा कि ना सर 3 होगा, तो भाई गलत हो जाता है। और ऐसा जो आपको कंफ्यूजन रहेगा ना, ये निश्चित है कि पहले ऑप्शन में ज्यादातर देखने को मिल जाता है, बच्चा उसी के साथ चल जाता है, जो कि सरासर गलती हो जाता है। वो सोचता है खुश रहता है, खूब खुश रहता है कि ये सही मार के हैं, बाद में मालूम चलता है कि ना गलती हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या हम जो परिभाषा है उसी को फॉलो किए हैं। यहाँ सबसे छोटी हम विषम संख्या देखने को क्या मिल रहा है, 1 है। क्या है 1, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा, नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 होता है, क्या 1 होगा, दिक्कत है। अब विषमों संख्या के व्यापक रूप इससे पीछे कई साल पूछा जा चुका है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। विषम संख्या का व्यापक रूप बराबर हो जाएगा 2m + 1। यहाँ पे हम यम लिए हैं, आप q भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इससे पिछले ही में बता चुके थे कोई भी चर मान आप ले सकते हैं, इससे पिछले सम वाला में ही हम बता चुके थे। और यम जो है यम बराबर प्राकृतिक संख्या रहेगा, यम बराबर प्राकृतिक मतलब लिखा है यम बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखिए तो पहले हम जांच कर देख लेते हैं यह जो व्यापक रूप आपको बताया है कतई सही है या गलत है। कैसे हम पहचानेंगे, यानी लिखल है कि यम बराबर प्राकृतिक संख्या, यानी यम का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले, मतलब प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी ले सकते हैं। तब रख के पुट करते हैं, अगर यह जितना मतलब जो प्राकृतिक संख्या हम रख के देखेंगे कोई छोटा या बड़ा, अगर हमको विषम संख्या दे देगा मतलब इसका व्यापक रूप है ना, तो नहीं। आइए जांच कर लेते हैं। 2m + 1, तो m के वैल्यू हम पहले 1 ले लेते हैं, तो 2 बीच में ना किसी तो गुना m की जगह पड़ेगा +1, 2 में 1 से गुना करेगा 2 + 1 क्या हो गया 3, ये तो दे दिया हमको विषम संख्या। अगला देख लेते हैं 2m + 1, m के वैल्यू हम की 5 लेते हैं, 5 विषम संख्या होगा ना जी, 5 विषम संख्या है ना, तीनों ले सकते थे। 2 गुने m की जगह 5 + 1, 5 दूना 10 +1 क्या हो जाएगा 11। अगर मन है आपका ना सर जी 17 लेके दिखाइए, कोई दिक्कत ना है, यह कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे निश्चित है कि जो इसका परिणाम आएगा विषम संख्या ही आएगा। देखिए 2 गुने यम के जगह पर यम का वैल्यू क्या है, यम के जगह पर हम बोले हैं कि 17 लेंगे +1, 17 दूना 34 + 1 34 1 35, जो कि 2 से ना ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, मतलब इसका व्यापक रूप यही होगा 2m + 1। हम बता चुके हैं कि यम की जगह पर कुछ रख सकता है, ए बी सी डी जेड से कुछ भी, लेकिन लिख देगा बगल में कि यम क्या है प्राकृतिक संख्या, या यम बिलोंग्स टू n, मतलब जो यम है वह संबंधित है प्राकृतिक संख्या से।
एन मतलब नेचुरल नंबर, इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आइए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला जो है अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, ठीक है, जिससे में कोई एक, देखिए ये दोनों संख्या ना मतलब दोनों एक ही के नाम है। देखिए कैसे, आपके साथ कितना स्टूडेंट पढ़ता होगा जिसका दो नाम होगा, आपका साथी का भी हो सकता है। मान लेते हैं ओके नाम है रामदेव हुआ, चलितरा, ठिकाना, बिगुआ, एक ओके दो का नाम, ओके रहता है रामचंद्रा, और रहता है नाम चलितरा, दो का नाम हो गया कि ना। इसी प्रकार से यह दोनों नाम एक ही संख्या का है, ठीक है। अभाज्य संख्या कहे तो या रूढ़ संख्या कहे तो मतलब एक ही है, दोनों क्या है, एक ही को बोलते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पूछे अथवा रूढ़ संख्या पूछे, उसका मतलब एक होता है, आइए जानते हैं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक स्वयं अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। हमने क्या बोला कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या लेना है, लेकिन एक से बड़ा, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, यानी दो से लेंगे, तो दो से उसमें वही संख्या लेंगे जो है ना, मतलब एक से तो कटवे करेगा, तो ऐसे एक से तो सारा संख्या कटता है, एक से जितना संख्या है ना प्राकृतिक संख्या सब कट जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या देखना है कि वह खुद से कटे, ओकरा अलावा कोई और से न कटे, ठीक है। देखिए परिभाषा लिखता है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं से, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, क्या अभाज्य, अभाज्य अथवा अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या कहलाता है, कहलाता है। अब क्या कर रहा था कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या, तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे आप यहाँ तक ले सकते। तो जैसे में वही संख्या लेना है जो एक से विभाजित हो और खुद अपने आप से विभाजित हो, इसमें जितना संख्या लिखा है सब आप देखिएगा तो क्या है, एक से विभाजित तो है ही। तो अब क्या करना है, एक से तो सब विभाजित होगा, तो इस पर एक से तो दिमाग ही न लगाना, अब दिमाग क्या लगाना है कि जो वह खुद अपने आप से करते, मतलब स्वयं से विभाजित हो। तो ये देखते हैं कि एक से विभाजित होगा, एक से तो देखना है ना, स्वयं से खाली विभाजित हो, और उसके अलावा कोई और संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। तो यह एक से तो विभाजित होगा, लेकिन स्वयं से विभाजित होगा, एक अलावा कोई से होगा नहीं होगा, एक मतलब अभाज्य संख्या है। 3 को देखते हैं, तो 3 भी एक से विभाजित होता है, खुद से विभाजित होता है, उसके अलावा कोई और से विभाजित नहीं होता है। विभाजित के मतलब जो भाग न लगे, विभाजित का मतलब भाग देने पर वो कट जाता है, विभाज्य बोलते हैं, जो न कटता है विभाज्य नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यह भी होगा। 4 जो है देखते, एक से कटेगा तो स्वयं से तो कटवे कटेगा, लेकिन यह 2 से भी कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा कोई और से कट रहा है, इसका मतलब यह जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 को देखते हैं, तो एक से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके अलावा कुछ और संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह जो है अभाज्य संख्या। 6 के बारे में देखते हैं, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन यह 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, मतलब एक और स्वयं के अलावा और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं। 7 देखेंगे, तो एक और स्वयं से विभाजित होगा, एक अलावा कुछ नहीं विभाजित होगा, यह भी विभाजित होता है, अन्य से ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होगा। देखिए इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं, हम इसमें बहुत सारा समझा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 3 के बाद 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, सीधे 23 होगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, ऐसे करके 31, ठीक है।
इसी प्रकार से यह हम जो लिखे हैं यह कौन चीज है, यह अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या है। ठीक है, अब यहाँ इसमें भी बहुत बार पूछे हुआ है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम सारा एक एक करके आपको हम क्लियर करा देंगे। देखिए इससे है ना 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ना बहुत इजी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आएगा तो कैसे करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एगो बहुत है कि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या क्या है। तो सबसे छोटी यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 2 है। तो पहला तो नोट आपका यही बन गया कि सबसे छोटी अभाज्य अथवा सबसे छोटी अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या क्या होगा, 2 होता है। क्या होगा, 2 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बता देते हैं। कहेगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 4 गो ऑप्शन आपको दे देगा, 4 गो ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे में हम एगो लिख दिए 51, एगो लिख दिए 48, एगो लिख दिए 12, एगो लिख दिए 7। इसमें से अभाज्य संख्या कौन होगा, तो कैसे हम जांच कर लेंगे। देखेंगे कि जो एक और स्ट्रेंग से कट रहा है वही होगा, और एक और स्ट्रेंग के अलावा कोई और संख्या से कट जाएगा तो वह नहीं होगा। 51 के बारे में सोचते हैं तो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटता है, 17 से भी कटता है। ठीक है, मतलब तो यह अभाज्य संख्या नहीं। 48 जो 2 से कटेगा, 12 से, 6 से, बहुत से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 12 जो है 2 से, 3 से, 4 से, 6 से कटवे कटेगा। तो ये जो है ना 7 जो है 1 और खुद से कटता है, और अलावा बताइए तो कुछ और से कटता है नहीं। तो मतलब आंसर आपका यही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अब इस साल जो 2022 का एग्जाम हुआ है इसमें ना 2 को क्वेश्चन डाले हुआ था। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला टाइप देखते हैं, सॉरी अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला जो है भाज्य अथवा यौगिक संख्या, किसके बारे में जानना है, भाज्य अथवा यौगिक संख्या। यह क्या होता है, यह अभाज्य संख्या के जस्ट उल्टा होता है। वह क्या था, वैसी मतलब एक से बड़ी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं से सिर्फ विभाजित हो। इसमें क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा कोई और से विभाजित हो जाएगा तो वह हो जाएगा। ठीक है, ये होगा वैसी प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर, वैसी प्रकृत संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो। अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य अथवा यौगिक संख्या, भाज्य अथवा यौगिक संख्या कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए कि भाज्य यौगिक संख्या एक ही संख्या का 2 नाम है, मतलब यह 2 नामों से जाना जाता है। भाज्य पूछे तो या यौगिक पूछे तो मतलब सेम ही बात है। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए। तो प्रकृत संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब क्या है, प्रकृत संख्या। तो इसमें वही चूज करेंगे जो एक और स्वयं के अलावा कुछ और से कटेगा। देखो एक और स्वयं से कटता ही नहीं होगा, एक और स्वयं से कटता नहीं होगा, एक और स्वयं से कटेगा, कोई और संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए नहीं हुआ। 4 जो है एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, उसके बाद 2 से भी कटता है। तो ये क्या हो गया, एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से कट गया, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। 5 क्या एक और स्वयं से कटता है तो नहीं होगा। 6 जो एक से भी करता है, स्वयं से भी करता है, उसके अलावा कोई और संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। यह अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
तो जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 भी हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, डर इसी के अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर ले कि सबसे छोटी भाज्य अथवा यौगिक संख्या क्या है। भाज्य पूछेगा तो या यौगिक पूछे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, बार बार हम आपको बता रहे हैं ना कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाए कि ओ भाज्य कौन चिड़िया के नाम है, यौगिक कौन चिड़िया के नाम है, सब खा गए। तो इसलिए ना इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस बात को। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य अथवा यौगिक, सबसे छोटी भाज्य अथवा यौगिक संख्या कितना है, 4 है। चाहे 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। आइए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए, इससे हमको लग रहा है कि कोई ऐसा साले नहीं गया इससे वो ऑब्जेक्टिव ना पूछा हो, पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है, या पूछ देगा कि अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को ना लगातार पूछे आ रहा है, मतलब ये पूछेगा तो ना वो पूछेगा तो, मतलब कि इससे एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, फिक्स है कि इससे हर साल जब से बिहार बोर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछना प्रारंभ किया है, जब से इसको डाल ही रहा है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन बैंक से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या ना, संख्याएं मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वैसी संख्याएं जिसका मौसा समावर्तक 1 हो। अब पूछेगा कि मतलब अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। इस बात को आप याद रखिएगा। वैसी संख्या ना, संख्याएं एक के तो मतलब अकेला सिंगल डिजिट का मतलब एक संख्या का मौसा नहीं निकाला जा सकता है। मौसा निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 भी संख्या के मौसा निकलेगा, 10 भी संख्या के, 20 भी संख्या, 30 भी संख्या, अनंत तक भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, लेकिन कम से कम 2 संख्या होना अनिवार्य है। वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो। मौसा मतलब मौसा समावर्तक, महत्तम समावर्तक के मतलब मौसा 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे में हम पेयर ले लेते हैं 6,5, इसका मौसा निकाल के देख लीजिए, 1 होगा। ठीक है, 6 एवं में लिखते 6 एवं 5, 10 एवं 11। ठीक है, 100 एवं 101, या 1, 2 एवं 3। इस सब का मौसा जितना लिखे हैं, सबका मौसा समावर्तक कितना होने वाला है, 1 होने वाला। अब देखिए, मौसा से संबंधित ऑब्जेक्टिव में आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब पीछे प्रीवियस ईयर में, मतलब 3-4 साल पहले, मतलब 3 साल से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है बताते हैं। पहले तभी समझ गया कि अभाज्य संख्या का जो मौसा कितना होगा, तो 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा, दे देगा अब की बात कि अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1। जो 1 था उसको टिक करके निकल जाइए। ठीक है,
यह दे सकता है। और साल इस प्रकार भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्या कौन है। तो देखेंगे कि मतलब जो 4 गो ऑप्शन दे रहेगा उसमें चेक करेंगे, जिसका मौसा 1 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब नोट में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से मौसक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो जिसके लिए पेन उठाना ही नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा कि कैसे बताते हैं। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। दो लगातार प्रकृत संख्याओं का मौसा, मतलब महत्तम समावर्तक मौसा, तो 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का मौसा 1 होता है। निकाल के देख लीजिए। हम वैसे ज्यादातर देखें लगातार संख्या हम दे दिए हैं। देखिए 100, 101, 10, 11, तो लगातार कोई भी लगातार 5 को लीजिए, 6 को लीजिए, 10 को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लगातार लेने पर ना उसका मौसा 1 आना ही आना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का मौसा, 2 ही नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी लगातार होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, लगातार मतलब क्रमशः। लगातार का मतलब क्या होता है, क्रमशः होना चाहिए। ठीक है, 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एगो अंकित साल पूछे हुआ था कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 को कोई भी अभाज्य संख्या, इससे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि 2 मतलब 2 या 2 से अधिक भी ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक भी मतलब अभाज्य संख्या का मौसा समावर्तक कितना होता है, तो सिर्फ 1 होता है। यह क्वेश्चन हमकी बार पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, यह क्वेश्चन होगा कोई भैया का जो सीनियर का होगा, उससे भी आप लेकर देख सकते हैं इस बात को। 2 अभाज्य संख्याओं, देखिए हम 2 लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 2 पर ज्यादा पूछ रहा है। तो अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई अगर अभाज्य संख्या 5 को ले लेंगे उसका मौसा 1 ही आएगा। अगर लगातार 5 को कोई संख्या ले लेंगे उसका भी मौसा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा मौसा कितना हो जाएगा, 1 होता है। यह जो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यह दोनों में से ना अंकित साल दोनों पूछ लेता। ठीक है, ये दोनों पूछे हुआ था लेकिन हर साल दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, यह तो मौसा से संबंधित क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, आगे संख्या के बारे में जान लेते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ हम आपको 2 संख्या बताएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बिहार बोर्ड को क्या नजर आता है कि हर साल, जिस साल से ऑब्जेक्टिव दोगुना हुआ है, कहने का मतलब है 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव जिस साल से करने के लिए दे रहा है, उस साल से न परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बिहार बोर्ड को क्या नजर आ रहा है कि न बेसी तो 5 गो ऑब्जेक्टिव डाल देता है। कैसे डालता है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, या निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है वह पहचानना है। इस प्रकार से क्वेश्चन डाल देता है, एकदम खिलौना की तरह खेलने वाला क्वेश्चन डाल देगा आपको। ठीक है, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन हर साल अभी डाला है, जिस साल से क्वेश्चन दुगुना होगा। क्या जिस साल से क्वेश्चन दुगुना होगा तो क्वेश्चन ज्यादा डालेगा, तो डालेगा कहाँ, चिपटरे से डालेगा। जहां से एक क्वेश्चन लेता था तो वहां से दुगुना करना पड़ेगा उसको, तो 100 क्वेश्चन भी पूरा लाना होता है। देखिए, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए दोनों को, तो समझ गए तो समझ लीजिए कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव में आपका क्लियर आज ही हो गया। इसके लिए आप सोचेंगे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव में आपका क्लियर हो गया तो हो गया। देखिए, परिमेय संख्या, इसका जो किताबी फॉर्मूला है अभी हम बता देते हैं, हम बाद में समझाएंगे कि कैसे पहचानना। इसमें मेन क्या है, पहचानना कि परिमेय संख्या है या नहीं है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। यह पहचानने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर पहचानने आपको आ गया तो 5 से 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
तो मेन इसमें क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानना, जो हम पहले इसका परिभाषा कंप्लीट करा देते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता। परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। तो जहां ये भी लिख लीजिए, जहां ना Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको बराबर देके काट देंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, और हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, अगर जो नहीं जान रहे हैं बच्चे वह जान जाएंगे कि बराबर देख के अगर काट देंगे तो उसको कहते हैं बराबर नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में हम अभी लिख देते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम पूरे अच्छी तरह से समझाएंगे, अभी आप ज्यादा अर्थी ना हो। ठीक है, जैसे 2 हो गया, जिसको आप कहेंगे सर जी 2 के हम भिन्न के रूप, मतलब P/Q तो क्या हुआ, भिन्न ना हुआ, तो भिन्न के रूप में 2 को कैसे लिखेंगे? अरे बट्टा में ना किछो है तो 1 देंगे ना, अरे बट्टा में ना किछो है, हर में ना किछो तो 1 दे सकते हैं ना, तो यह भिन्न के रूप में हो गया। मतलब समझिए भिन्न के रूप में जो जिसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, ताकि P/Q मतलब भिन्न है ना, जो बट्टा बोलते हैं आप लोग। ठीक है, 2 हो गया। अगर रूट के अंदर हम लिख देते हैं 16, तब कहिएगा कि सर हम सब परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े हैं कि रूट के अंदर जो संख्या होता है ना वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप परिमेय बता रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 16 लिखे हैं यानी 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकल गया तो मतलब ये परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 80 से। ठीक है, हम अभी इसको अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे। अभी उसे जो हम परिभाषा लिखा रहे हैं उसको हम अभी कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे। अपरिमेय संख्या, अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। यह जस्ट विपरीत है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में देखो रूट 5 रूट से बाहर निकल नहीं सकता, रूट 2, रूट 7, रूट 8, पाई, इसको आप जानते हो वैल्यू होता है 22/7, दशमलव लगता है तो 3.14 समथिंग होता है, लेकिन मैथ बनाते समय 3.14 ही लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, और दे देते एग्जांपल, जैसे में 1/√2, रूट 7/7, etc। अब देख लीजिए, एक नोट पहले लिखा देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि यह पाई जो संख्या है यह नियतांक संख्या, नियतांक जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो वैसा संख्या जिसका वैल्यू हमको पता रहता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, जो ना अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा इस नोट को कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। इसको ना सीधे पूछ देगा पाई एक डैश संख्या है तो क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे समझ लेते परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम किस प्रकार पहचानेंगे।
तो एक एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, जो रूट से बाहर निकलेगा तो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। देख लीजिए, जैसे अगर हम लिख देते हैं √8, आप कहिएगा सर जी हम निकाल सकते कितना, अरे 2√2 तो दू तो ये, हाँ चलिए ये दू तो बाहर निकल है, लेकिन यह जो √2 है अपरिमेय संख्या होता है, √2 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो मान लेते हैं दू जो परिमेय संख्या होगा, √2 अपरिमेय संख्या हुआ। तो देखिए रूट अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या के जोड़ दीजिए घटा दीजिए, वो अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से √5 ले लेंगे तो √5 रूट से बाहर नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं √20, यह भी रूट से बाहर नहीं निकले। देखिए रूट के मतलब जो नहीं जानते हैं तो जान जाइए, रूट का मतलब होता है, रूट हटाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, उस संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल कहाँ से निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 169 लिखते हैं तो इसका यह पूर्ण वर्ग है, ये रूट से बाहर निकलेगा कितना, 13। मतलब 13 में 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 होता है। हाँ, एक बात ये भी याद रखिएगा कि रूट के यह कर्णी घात कितना होता है। रूट में अगर कर्णी घात ना लिखल है ना तो इसमें 2 रहबे करता है। रूट का कर्णी घात 2 होता है, मतलब न लिखा, रूट का कर्णी घात नहीं है। जैसे यक्स है तब पावर 1 लिखाता है, नहीं लिखाता, लेकिन 2 से लिखाना स्टार्ट होता है, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है। अगर सीधे यक्स का घात पूछा जाता है क्या बोलते हैं, 1 होगा। क्या बोलते हैं, 1 होगा। इस प्रकार से ना रूट का कर्णी घात 3 से लिखाना स्टार्ट, अगर कर्णी घात 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता, मतलब इसके अंदर जो होगा उसको कर्णी घात बोलते हैं। तब 3 से स्टार्ट होता लिखना, 3 अगर इसका कर्णी घात 3 होता था 3 लिखते, 4 होता था 4 लिखते, लेकिन रूट का कर्णी घात 2 होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं। देखिए पाई तो हम अभी बोले अपरिमेय संख्या, तब कहिएगा कि सर 2 को जोड़ देंगे तो पाई में 2 को जोड़ दीजिए, चाहे 2 को घटा दीजिए। हम क्या बोले, अपरिमेय संख्या के साथ किसी को जोड़ दीजिए या किसी को घटा दीजिए, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, जैसे में 3 और √5, तो देखिए 3 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, तो इसको गुना करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हमको देगा। कभी कभी घुमाने के लिए क्या कर देता, देखिए 7 36 दे देगा, तो कहेगा कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय, कितना लिखा था, और रूट लगल है अपरिमेय संख्या नहीं। इसको पहले देख लेंगे कि रूट से निकलने वाला है कि नहीं। तो देखिए तो 9 तो निकलेगा तो कितना देगा 3, और 36 के 6 निकल जाएगा। कभी कभी ऐसे घुमा देगा आपको 7 28, कहेगा तो √7 तो रूट से नहीं निकलेगा, √28 रूट से नहीं निकलेगा। तो यही आप गलती कर दीजिएगा। जब भी रूट के अंदर भिन्न के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में दे रहेगा तो क्या करना है आपको, पहले उसको काट के देख लीजिए। क्या कर लीजिएगा, 7 का 7, 7 का 28, यानी हो गया 1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए रूट से बाहर निकल गया, तो रूट से बाहर निकल गया तो 1 का मतलब है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ से आप अगर सोचते हैं इसे कि √7 तो रूट से निकलेगा नहीं, √28 रूट से निकलेगा नहीं, इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं। अगर भिन्न में देले है तो काट के अवश्य देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए √2 के साथ हम 5 जोड़ दिए, तभी हम क्या बोले, रूट अगर अपरिमेय की संख्या के साथ किसी को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर √2 माइनस √2, तो इधर कट गया, तो कट के हमको क्या दे देगा 0। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा 9/7, तो कहिएगा कि सर जी 9 के तो 3 निकलेगा, लेकिन 7 के निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्या मतलब ये रूटे के अंदर रह जाएगा, तो यानी ऊपर वाला रूट से बाहर है, नीचे वाला रूट से बाहर नहीं है। तो देखिए क्या बोले कि एको को अपरिमेय संख्या उसमें आ गया तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये चलिए 3 के जगह चलिए परिमेय संख्या, लेकिन जो भाग है हर में जो है √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरे संख्या क्या हो गया,
अपरिमेय संख्या हो गया। अगर मान लीजिए 3√2 प्लस 9 लिख दिए देंगे तो कहिएगा सर क्या हुआ। मान लेते हैं आप ऐसे सोचे, कहूँ कि सर 3 हम इनमें से कॉमन कर लिए तो √2 प्लस 3 3 9, इतना तो लिख सकते हैं इसको कॉमन करके। लेकिन फिर भी यह अपरिमेय संख्या का, इसके अंदर में क्या है, यह रूट एक आ गया ना अपरिमेय संख्या, तो पूरे के अपरिमेय संख्या कर देगा। आई थिंक कि आपको यह समझ में आया होगा। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या, जो कि पहला चैप्टर है भारतीय भवन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है मैथ का किताब, उसमें भी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। और आपका जो बीटीसी सरकारी किताब है, ठीक है, बीटीसी जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है किताब, उसमें भी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या ही है। तो अभी हम वास्तविक संख्या के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद अगला जो है, जो इस चैप्टर का नाम ही है, मतलब मैथ का पहला चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, उसके बारे में जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है। ऐसे हमसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम सीधे एक को जवाब देते हैं बच्चों को कि सभी संख्या के बाप को, सभी संख्या के बाप को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप ये सर कैसे बोल दिए, अरे देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब संख्या आ जाएगा, जो शुरू से बताए हैं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारा संख्या आ जाता है। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक सब आ जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं सब संख्याओं का पिता। द फादर ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, मतलब सभी संख्याओं को पिता को वास्तविक संख्या कहते हैं, या सभी संख्या के बाप को वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए, अच्छा, जो किताबी होता है, किताबी परिभाषा वो दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद न रहेगा तो ये भी आप कह सकते हैं कि सभी संख्या के पिता को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा कैसे, जिसके अंतर्गत सब संख्या आ जाए उसे वो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे किताबी परिभाषा क्या होता है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में आप आंख मूंद के कोई भी संख्या लिख दीजिए, √2 भी होगा, 6/5 भी होगा, 6/11 भी होगा, √9 भी होगा, ठीक, √5 + 2 भी होगा, पाई भी होगा, पाई + 4 भी होगा, पाई/2 भी होगा, etc। मतलब यह वही संख्या जो सब संख्या इसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, अब देखिए एक बात हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने संख्या होंगे। देखिए इसमें हम बोलते हैं ना 90% स्टूडेंट ना गलत जवाब देंगे। 1 और 2 के बीच में कितने संख्याएं होंगे, तो इसमें ना 90% स्टूडेंट ना रॉन्ग आंसर देंगे। कहेंगे सर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ना होता है सर जी, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होता है। ज्यादा बच्चा को हम देखते हैं यही आंसर होता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1 और 2 के बीच में ना अनगिनत संख्याएं होते हैं। आप 9th में भी पढ़े होइएगा, 1 और 2 के बीच में अनगिनत संख्याएं होंगे, मतलब 1 और 2 के बीच में वास्तविक संख्या होता है, 1 और 2 के बीच में वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे कैसे, अब बताइएगा कि सर ये अनगिनत होते हैं तो कैसे बताइए, बताते हैं। 1.0001, 1.001 1 और 2 के बीच में ना आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में एको को देखिए, ज्यादा स्टूडेंट कहता है 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होता है। अरे 1 और 2 के बीच में अनगिनत संख्या। अब बताइए हम ये जो लिखे हैं 1 और 2 के बीच एक कितना संख्या है, हम लिख सकते हैं 1.2, 6, 5 जो मन है तो,
यो एक बीचे के है 1.9 मतलब 9 लिखते रह जाएंगे तो यो 1 और 2 के बीच की ही संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत संख्या लिख सकते हैं भाई, बहुत संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितना संख्या होगा, अनगिनत संख्याएं होते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना किसी से भी पूछ दीजिएगा 19% गारंटी रहता है कि न पता हो, 10% स्टूडेंट को यह बात को पता होता है। देखिए बेसिक बताया है तो थोड़ा ये भी बता देते, कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत स्टूडेंट को पता होता है लेकिन कुछ स्टूडेंट को कुछ ही स्टूडेंट को पता नहीं होता है। इसके लिए हम लिख देते हैं कि आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ऐसे तो छठा सातवां के बच्चा 6-7 क्लास के स्टूडेंट जानते होते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब चैप्टर में यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख ही देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पता होगा आप लोग को, कुछ ही बच्चा को ना पता होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला ना बहुत काम करता है किसमें, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में ना ये फॉर्मूला ना घिना के आएगा, परेशान कर देगा यह फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला बिना लगाए सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा हार्ड लॉन्ग क्वेश्चन सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दो होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसी को हम दोनों में से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। इसी यही फॉर्मूला के दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इनमें प्लस है तो इनमें हो जाता है माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, सॉरी माइनस वाला लेते, प्लस वाला तो लिख दे, माइनस वाला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होगा। और यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर हो जाएगा आपका ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इतना फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि चैप्टर में आपका यूज हो जाएगा। उस समय हम आपको ना याद कराएंगे कि ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर ये फॉर्मूला याद रखेगा तो आपको मैथ बनाने में ही सहूलियत होगा, ये सब सॉल्यूशन में आपको बहुत इजी करेगा, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।